हेलो एंड वेलकम टू द थ्रोन एकेडमी। थ्रोन एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेश चौधरी और आज से हम करंट अफेयर का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो हमने जुलाई मंथ से और जो 2023 का दिसंबर मंथ होगा इसके लिए हाफ ईयरली करंट अफेयर शुरू किया है। अभी जुलाई मंथ के टोटल 10 सेट लेके आएंगे जिसमें एक में 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। तो एक महीने के करीब 200 से 250 क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। तो आपको ये वीडियोस देखना है, हद से एक या दो बार देखेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ ट्रिक बताई जाएगी, या आर्टिकल दिखाए जाएंगे, फोटोज वगैरह उसके साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। और एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो क्लिक होगा उत्तर, ऑटोमेटिकली उससे आप आंसर कर देंगे। तो करंट अफेयर की पढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं हम। वैसे डेली करंट अफेयर भी आता है थ्रोन एकेडमी के चैनल पे, ऑफिशियल चैनल पे। तो अभी हम 6 महीने का करंट अफेयर आज से शुरू कर रहे हैं और आज जुलाई महीने से शुरू करेंगे। तो पहला सेट है ये, और इसमें आज के पहले सेट में 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही 10 सेट में लेके आऊँगा जुलाई के। ऐसे ही फिर जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इस साल के अंत तक हम टोटल सेट लेके आ जाएंगे। छः महीने के 60 सेट आएंगे टोटल। और उनका फिर एक कंपाइलेशन या फिर अलग से मैं एक 6 महीने का करंट अफेयर का एक वीडियो मैराथन लेके आऊँगा, वो आप देख लेना। उससे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और करंट का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट है, उसे बनाने के लिए किस शोध संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, स्वायत्त संस्थान है। इसके साथ इसरो ने साझेदारी की है और ये एक्सरे पोलीमरेज सैटेलाइट का निर्माण करेंगे। तो ये करेगी क्या, ये सैटेलाइट बनाया गया है, इसका काम क्या होगा? तो ये सैटेलाइट जो कोई एक्टिविटीज होती हैं अंतरिक्ष में, कोई गैलेक्सी में कोई जैसे स्टार है उसका विस्फोट हो गया, तो अत्यधिक ऊर्जा जहाँ से निकलती है तो वहां से एक्स किरणें निकलती हैं, तो उनको देखा जाएगा। पॉलीमरेज का अर्थ होता है, ये पोलराइजेशन से होता है, तो प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है, वो साइंस के टर्मिनोलॉजी है पॉलीमरेज। तो प्रकाश के ध्रुवीकरण से उसकी कोई भी एक्टिविटी हो रही है अंतरिक्ष में, कोई कैलेस्टियल बॉडी है, उन सब के लिए, उन सब का अध्ययन करने के लिए ये सैटेलाइट एक्सपोसैट भेजी गई है। तो ये याद रखना है, ये किसके साथ साझेदारी की है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी की गई है। तो इसके लिए आर्टिकल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, व्हाट इज द एक्सपोसैट इंडियाज फर्स्ट। ये भारत की पहली है और दुनिया की दूसरी है एक्सपोसैट। तो ये याद रखना है आपको, बस यही पूछेंगे कि एक्सपोसैट का संबंध किससे है। तो ये मतलब कैलेस्टियल बॉडीज जो हैं, जो विभिन्न संरचनाएं होती हैं अंतरिक्ष में, या कोई विशेष एक्टिविटी होती है, कोई सन का विस्फोट होता है, तो उन सब के अध्ययन के लिए ये सैटेलाइट छोड़ा गया है। ये भारत का पहला सैटेलाइट है एक्सपोसैट के नाम से। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किस बैंक को क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक के रूप में चुना गया है? तो ये इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक ने घोषणा की है कि उसे इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ICCL द्वारा एक समाशोधन और निपटान बैंक के रूप में चुना गया है। तो अब इसके बाद ये क्या करेंगे, बैंक को सावधि जमा और मार्जिन के लिए ऑनलाइन प्रसारण को सक्षम बनाता है। और इसके बाद ये प्रदान होने के बाद, इसके बाद यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक अब समाशोधन और निपटान कार्यों के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के सदस्यों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत है। इससे पहले नहीं कर सकता था, यहाँ लिस्टेड होने के बाद ये कर सकता है। तो इंडियन बैंक है, नाम याद रखना है आपको। क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएगा कि इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस बैंक को
क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए चुना है, तो इंडियन बैंक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, मई 2023 में इसरो द्वारा किस नेविगेशन उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया है? तो ये नेविगेशन उपग्रह क्या है कि हमारा जो है भारतीय नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली है नाविक के नाम से। जैसे अमेरिका का है जीपीएस, चाइना का है बायडू, ऐसे ही भारत का नाविक है। तो नाविक के लिए ये सैटेलाइट छोड़ा गया है और ये GSLV F12 का उपयोग करके, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो उसके द्वारा NVS-1 को छोड़ा गया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि सैटेलाइट का नाम क्या है, या फिर सैटेलाइट का नाम दे देंगे NVS। तो NV से आप आइडिया लगा सकते हैं कि नेविगेशन है, NVS का मतलब ये नेविगेशन सैटेलाइट है। और नेविगेशन 01 उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा GSLV यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F12 का उपयोग करके ये पूछते हैं कि किस जो है यान का उपयोग किया गया है, अंतरिक्ष यान। तो GSLV F12 का उपयोग करके ये छोड़ा गया है। और ये उड़ान कितने मिनट की थी आपको याद नहीं रखना, ये हाँ GSLV दे रखा है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ये 15वीं उड़ान थी। तो GSLV F12 है और ये इसकी साइरो स्टेज वाली 9वीं उड़ान थी। ठीक है, ये याद नहीं रखना आपको, बस यही याद रखना है कि सैटेलाइट का नाम क्या है, कौन सी उपग्रह प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है। और ये नेविगेशन के बारे में बता रखा है। नाविक के बारे में ये है नाविक, भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन सेवाओं के लिए निरंतरता प्रदान करना, जो एक भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीपीएस के समान है। जैसा मैंने बताया, जीपीएस अमेरिका के, जो भारत के भीतर और देश की बाउंड्री से लगभग 1500 किलोमीटर दूर की काफी अच्छा इमेज लेता है ये नाविक। और नाविक के इमेज आपको मिलेंगे, भारतीय एक साइट बनाई गई है, उसका नाम है भुवन। भुवन का आप यूज कर सकते हैं, जैसे जीपीएस के गूगल मैप की तरह भुवन है। अच्छी क्लियरेंस इमेज मिलेंगी भारत की, और भारत के बॉर्डर एरिया से 1500 किलोमीटर दूर के क्षेत्र की अच्छी इमेजेस वहां से मिलेंगी, जीपीएस से भी अच्छी। आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। तो ये याद रखना, NVS सैटेलाइट है, नेविगेशन के लिए है, और GSLV F12 के द्वारा छोड़ी गई। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है? तो PMJDY का 100% हाल ही में तेलंगाना राज्य ने हासिल किया है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट जो हैं, तो ये जन धन योजना के अकाउंट खोले गए थे। 2014 में ये स्कीम शुरू की गई थी। तो इसके तहत क्या होता है कि लोगों के एक परिवार का एक जन धन अकाउंट बनता है महिला के नाम से, अगर महिला है तो परिवार में मुखिया, अगर महिला ना है परिवार में तो पुरुष के नाम से बनता है। तो उसमें जो भी सरकार के बेनिफिट्स होते हैं जिन्हें जनता तक पहुंचाना होता है, तो उनको डायरेक्ट जो है जनता के अकाउंट में पहुंचाया जाता है। जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसे मिलते हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी स्कीम जो होती है उनके तहत डायरेक्ट खाते में पहुंचाया जाता है। तो आपको याद रखना है, तेलंगाना राज्य है जिसमें 100% PMJDY यानी जन धन योजना के अकाउंट खोले गए हैं। 100% सभी परिवारों के पास है ये अकाउंट, तेलंगाना राज्य बना है इसे। तो इसको याद रखना है। इसको याद ऐसे रखना है कि जन धन योजना में पैसे आते हैं और पैसे आके लोग तेल खरीदने चले गए, तेल से तेल खाना, ऐसे याद रखना है। 100% लोगों के पास पैसे आ गए और वो तेल खरीदने चले गए। नेक्स्ट है सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में कितने के निवेश के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिए गए? तो क्या है कि छोटी निवेश यानी डाकघर वगैरह में जो पैसे जमा कराए जाते हैं उनके लिए, अगर आप 10 लाख से ज्यादा पैसे जमा करा रहे हैं किसी सेविंग अकाउंट में, या ये जो दे रखे हैं यहाँ स्कीम, इनको देख सकते हैं, सार्वजनिक भविष्य निधि PPF जो होता है, वो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ये दी जाती है, सिक्योरिटी की तरह होती है, उसमें आप पैसे जमा कराएंगे, सिक्योरिटी मिलेगी, जब आपको जरूरत पड़े सिक्योरिटी को बेच देना, वो वापस पैसे मिल जाते हैं। डाकघर बचत खाता और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, डाकघर आवर्ती जमा खाता, ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है वो है ये आवर्ती।
एक होता है एफडी, एक होता है आरडी। आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट, तो वो है। फिर है डाकघर मासिक आय योजना और सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। इन योजनाओं में आप पैसे जमा कराते हैं और आपके पैसे 10 लाख से ज़्यादा हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये पैसे मेरे कहाँ से आए, ये किया क्यों गया है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके और जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, टेरर एक्टिविटीज, उन पे कंट्रोल किया जा सके, ताकि लोगों के पास हो सकता है कहीं से काला धन आ जाए और वो अचानक से जाके अपने अकाउंट में जमा करा दे। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कराए हैं तो आपको वो दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ से ये पैसे लेके आया। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को ये दोबारा से चुना गया है। पहले इन्हें 2019 से 2023 तक चुना गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन में। तो इन्हें दोबारा से सीएजी यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल इन्हें चुना गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। मुर्मू से याद रखना, स्वस्थ रहने के लिए मुर्मू यानी मुरमुरे खाने होते हैं। ऐसे ट्रिक बना लेना, इन ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं होता है, याद करने के लिए बनाई जाती है। मुरमुरे खाने से स्वस्थ रहता है, तो स्वास्थ्य संगठन में सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया, ऐसे याद रख लें। फिर नेक्स्ट है जी, ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगाता है लैपटॉप मेरा पुराना है थोड़ा। तो नेक्स्ट है 23 मई 2023 को किस राज्य द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया? गोवा राज्य जो है उसने 23 मई 2023 को स्थापना दिवस मनाया। तो क्या है कि गोवा में पोर्तुगीज का राज था। 1510 में पोर्तुगीज आए थे और उनमें से एक अल्बुडी कर्क ऐसे नाम था उसका, उसने एनेक्सेशन किया था त्रिपुरा का, नहीं सॉरी इसका, गोवा का। तो उसके बाद गोवा को आज़ादी मिली थी 1961 में। 18 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ादी मिली थी। ऑपरेशन चलाया गया था, एक 36 घंटे का ऑपरेशन चला था और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। उसके तहत गोवा को आज़ाद कराया गया था। फिर क्या है कि गोवा को दमन द्वीप के साथ था, तो उनसे अलग करके 30 मई 1987 को गोवा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला और इसीलिए गोवा को 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो एक तो आप ऑपरेशन याद रखना पूछ सकते हैं क्योंकि अभी स्थापना दिवस मना रहे हैं। और ये हिस्ट्री का है क्वेश्चन, अल्फोंसो डी अल्बुका, जिसने 1510 में गोवा को आदिल शाह को हराकर, आदिल शाह का राज था गोवा पर, तो उसे हराकर एनेक्स किया था गोवा को। और फिर 1961 में हमने फ्रांसीसियों को भगा दिया वहाँ पे ऑपरेशन अजय करके। तो ये याद रखना, दो तीन चीजें हैं, ऑपरेशन अजय कब आजाद कराया गया था, तो 18 दिसंबर 1961 को गोवा को आजाद कराया गया था। और ये 30 मई 1987 को गोवा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट है 31 मई को मनाए जाने वाले विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम था वी नीड फूड्स नॉट टैबाको, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं चाहिए। इसका एक सिंपल सा थीम था। तो क्या है कि इसको एक ट्रिक से याद करते हैं कि एक बच्चा है जो जिसने तंबाकू देख ली और वो तंबाकू लेने के लिए मैं कर रहा है। पूरे महीने वो मैं तंबाकू लूंगा, मैं करता रहा। तो लास्ट में जाकर उसे तंबाकू दे दी गई। आगे भी काम आएगी ये ट्रिक, अभी एक और दिवस याद करा दूंगा मैं इससे आपको। तो 31 मई को उसे तंबाकू दी गई, उसने तंबाकू खाई, उसके बाद वो उसको आगे चक्कर, वो सो गया। फिर वो उठा 1 जून को, 31 मई को सोया और 1 जून को उठा। तो 1 जून को फिर उसको दूध दिया गया ताकि ताकत आए, थोड़ा सत आए, उसको सत मिले और वो चलने फिरने लगे। तो 1 जून को होता है विश्व दुग्ध दिवस, अब 31 मई को होता है ये टोबैको दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि तम्बाकू से बचने के लिए जन जागरूकता की जाए कि भाई तम्बाकू गलत होती है, आपको भी नहीं खानी चाहिए रे, कचरा होता है क्या उसका खा के क्या करें।
खाने की चीज़ होती है उनको खाओ, फल फ्रूट खाओ इतने पैसे के। तो ये आपको याद रखना है, 31 मई को तम्बाकू दिवस होता है और वी नीड फूड्स नॉट टैबाको, ये इसकी थीम थी। हमें भोजन चाहिए, तम्बाकू नहीं चाहिए। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार के स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर जी हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं और अक्सर हंसते रहते हैं, उनका फेस हंसते हुए अच्छा लगता है, तो उन्हें स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है। महाराष्ट्र में एक अभियान चलाया जा रहा है कि मुंह को साफ रखो, क्लीन रखो, क्योंकि मुंह में काफ़ी बैक्टीरियाज होते हैं, काफ़ी रोग हो जाते हैं मुख से ही, कैंसर तक बन जाता है अगर साफ नहीं रखते हैं तो, झाड़ दांत में बन जाता है इससे कैंसर। तो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये अभियान चलाया गया है और उसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। तो इतना सा आपको याद रखना है। अगर महाराष्ट्र से हैं आप तो उसमें विशेष याद रखना है, बाकी आप भी याद रख सकते हैं कि ये अभियान किस राज्य का है, ये पूछते हैं। क्वेश्चन सिंपल आते हैं एग्जाम्स में, इतने सिंपल आते हैं कि आपको बस थोड़ा सा याद है चीजें तो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाती हैं, और उसमें करंट में ऐसे भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते। तो ये अभियान स्वच्छ मुख अभियान है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, हाँ जी, ये है मॉन्ट्रियल कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के परिषद में भारत का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो जो है ये संगठन, पहले तो आपको ये याद रखना है, आईसीएओ यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कनाडा में है। कनाडा के लोग बहुत उड़ते हैं, जैसे अभी कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भारत के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि भारत की पावर क्या है, तो उड़ते बहुत हैं, इसलिए इससे याद रख लेना कि इसका मुख्यालय कहाँ है। ट्रिक है, ऐसे दिल पे मत लेना। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार वरिष्ठ नौकरशाह अंशुमान रस्तोगी इनको बनाया गया है। अंशुमाली रस्तोगी को मॉन्ट्रियल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन की परिषद में भारत के प्रतिनिधि चुने गए। अंशुमाली सूर्य भगवान, सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य भगवान पूर्व से निकलते हैं और शाम को पश्चिम में अस्त होते हैं, तो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे याद रख लेना आप, अंशुमाली रस्तोगी, अंशुमाली सूर्य भगवान का पर्यायवाची, ये हिंदी का भी आपको बता दिया, तो इससे याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोला टिनुबू ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? बोला टिनुबू अभी G20 में भी आए थे भारत, तो ये नाइजीरिया देश से हैं। बोला टिन्यू, इसको याद रखने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। बोला किसको बोला? नाई को बोला बाल काटने के लिए, तो नाई से आप नाइजीरिया याद रखें, नाइजीरिया पूरा बड़ा नाइजीरिया, नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगर न्यूज में होंगे आपके एग्जाम के टाइम तो आएगा, वैसे ज्यादा ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, या किसी देश से रिलेशन होता है तभी आते हैं, न्यूज में होते हैं करंट में तब। और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति इसके प्रेसिडेंट हैं बोला टिनुबू, और नाइजीरिया नायरा इसकी करेंसी है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर है इसका लागो, ये भी याद रखे, थोड़ा याद रख लेना, वैसे पूछते नहीं, हम ज्यादातर आते हैं या तो औद्योगिक प्रदेश पूछ लेते हैं, तो अफ्रीका में कोई औद्योगिक प्रदेश है नहीं ऐसा याद करने के लिए, अमेरिका और यूरोप में मिलेंगे। फिर इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किस तकनीकी कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो आईबीएम कंपनी काफी न्यूज में है, अभी हमारे अम, कल परसों के यानी 19-20 अक्टूबर के करंट अफेयर में था कि इंडियन जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी आईबीएम के साथ सहयोग किया है, साझेदारी की है। और अभी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने भी साझेदारी के लिए जो एमओयू किया है किसके साथ? आईबीएम के साथ, ये याद रखना। यदि नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आयुक्त के रूप में
किसे शपथ दिलाई गई है? तो सतर्क सतर्क वही रहेगा जो वास्तव में बैठा हो, यानी खोया हुआ ना हो, वास्तविकता के साथ बैठा हो, वही सतर्क रहेगा। तो इसको याद रखना, प्रवीण श्रीवास्तव से याद रखना कराने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये आपको। तो प्रवीण श्रीवास्तव जी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई है। प्रवीण श्रीवास्तव वास्तविक वही रहेगा जो सतर्क रहेगा। सतर्कता का मतलब होता है कि भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों पर रोक लगाए। उसके लिए ये बनाया जाता है, सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसको बोलते हैं सतर्कता आयोग। तो उसकी प्रवीण श्रीवास्तव जी को जो है आयुक्त के रूप में शपथ दी है, याद रखना। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति मामी दन्ना सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव। वाह क्या नाम है, कितना बड़ा नाम है। तो इतना बड़ा नाम तभी बोलेंगे जब हमारे दांत कब कपा रहे हो। दांत कब कप रहे हैं? जब हम में तो हिमाचल हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के ये 28वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नाम है इनका न्यायमूर्ति मामी दन्ना सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव। यानी इसको ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि बर्फ में है, हम हिम में हैं, हमारे दांत कपकपा रहे हैं, तो इतना छोटा नाम भी ज्यादा लंबा बोलते हैं, जैसे ऐसे शिवरिंग की स्थिति में। तो ऐसे याद रख लेना, कोई भी ट्रिक बना है हमें अपने दिमाग में बैठाने ये चीजें, बाद में काम नहीं आती हैं लाइफ में। ये दो दो साल रह लेंगे आज से। सीजेआई नहीं, जो इसके हाई कोर्ट के अध्यक्ष हैं हिमाचल के, तो हमें कैसे भी करके माइंड में सेट करने हैं कुछ दिन के लिए, हमारा एग्जाम हो जाए, नौकरी मिल जाए, फिर हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक एनटीआर। एनटीआर जी क्या है कि एक फिल्म निर्देशक, अभिनेता और राजनेता थे। तो ये आंध्र प्रदेश के, जो तेलंगाना से अलग नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश दोनों एक थे, उस टाइम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो एनटीआर जी हैं, काफी जाने माने अभिनेता थे, ये फिल्मों में काम करते थे, डायरेक्शन भी किया है इन्होंने। तो इनके ऊपर इनकी बायोग्राफी के लिए एक बुक लिखी है इनकी, एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। किसने लिखी है? तो ये लिखी है रामचंद्र मूर्ति कोंदू बातला ने। नाम भी थोड़ा सा इसी ये इसी टाइप के नाम होते हैं साउथ में। तो रामचंद्र मूर्ति कोंदू बातला, तो इसने एनटीआर के ऊपर जो है उनकी बुक लिखी है, एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, याद रखना। फिर है जी नेक्स्ट, काठमांडू में आयोजित एनएससी सीएवीए होता है सेंट्रल एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन। तो उसने महिलाओं की वॉलीबॉल की प्रतियोगिता करवाई है। कप जीता किसने? भारत ने। हमने जीता है ये कप। हराया किसको है? हराया है कजाकिस्तान को। फाइनल में कजाकिस्तान को हरा के 3-0 से हराया, और हमारी भारतीय महिलाओं ने ये कप जीता है। तो नेपाल में हुआ था, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और नेपाल तीसरे नंबर पे था, दूसरे पे कजाकिस्तान था, और पहले पे हम थे भारतीय। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व दुग्ध दिवस, ये आ गया, ये हम ट्रिक जैसे तम्बाकू दिवस के रूप उसमें याद कर रहे थे। तो ये 1 जून को होता है, जैसे हमने याद किया था कि 31 मई को उसको तम्बाकू खिलाई बच्चे को, और वो फिर सो गया, तो उठा 1 जून को, 1 जून को उसको दूध पिलाया। तो इससे याद रखना, ऐसी ट्रिक से हम याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसकी थीम थीम बहुत बड़ी है इसकी। थीम है शोकेसिंग, मतलब दिखाना, हाउ डेयरी इज reducing its environmental footprints while also providing and nutrition foods and livelihood। काफी बड़ी है, याद मत रखना, इतनी बड़ी नहीं आएगी, वैसे भी डेयरी वगैरह आ रहे हैं तो बता देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन जून 2023 के पहले दिन किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये क्या है कि भारत और यूरोप में कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में, जैसे 3 क्षेत्र हैं बेसिकली इसके, डिजिटल है, ऊर्जा है और परिवहन है। इनमें भारत और यूरोप में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन कराया जाता है, कनेक्टिविटी सम्मेलन। तो ये हुआ है मेघालय में,
और मेघालय से याद रखना कनेक्टिविटी। यूरोप अगर जा रहे हैं तो हम जाएंगे हवाई जहाज से, ठीक है, हवाई जहाज से जाएंगे। और हवाई जहाज जाएगा बादलों में, बादल से बन गए मेघ। तो यूरोप इंडिया कनेक्टिविटी समिट मेघालय में हुई है। ट्रिक है, ट्रिक ऐसे ही है, इनका कोई लॉजिक नहीं होता है कि ना, मैं बता दूं। बस ये ऐसे हैं कि हमारे दिमाग में सेट हो जाए चीजें। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। किस देश ने हाल ही में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना की को मंजूरी दी है? भारत ने ही किया है ये, सहकारी क्षेत्र में खाद्य भंडारण के लिए। और 700 टन भंडारण को जोड़ना है। अभी तक हमारे पास 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता अभी है सहकारी क्षेत्र में, और 750 और ऐड कर देंगे। तो ये आप याद रखना कि कौन किस देश में, यानी देश तो नहीं पूछेंगे, हमारी है सहकारी की। तो ऐसे याद रखना है कि कितने टन, अभी फिर 2150 हो जाएगी, 700 और जुड़ जाएंगे 1450 में, तो 2150 लाख टन की हमारी क्षमता होगी, ताकि हम फूड को संरक्षित रखें और अनाज को, खाद्य को संरक्षित रखें। इसके लिए ये बनाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अजय यादव जी, अजय यादव जी को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी एमडी बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर। याद रखना, यादव जी हैं, यादव जी के पास पैसे होते हैं तो वो सोलर सिस्टम लगवाते हैं। तो ऐसे याद रख लेना ट्रिक बना के कि अजय यादव जी हैं, और अजय मतलब आज ही चाहिए, ऐसे याद रखना, आज ही सोलर सिस्टम चाहिए, उसके डायरेक्टर बने। फिर नेक्स्ट है, देखा क्या गया, हाँ ये है, भारत सरकार ने अश्विनी कुमार को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? अश्विनी कुमार को यूको, यूको बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी बना है, यूको, यूको। अश्विनी यूको, अश्विनी यूको, ऐसे याद रखना, अश्विनी यूको, यूको बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार हो जाएगी। इसमें क्या किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये मिलते हैं, पुरानी योजना 19 से शुरू है, तो उसमें 2-2 हज़ार रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट मिलती थी, और 500 रुपये महीने के हिसाब से। तो इसमें क्या है कि ये जो महाराष्ट्र सरकार है, इसने 6,000 रुपये और अतिरिक्त, उसके अलावा 6,000 रुपये और, यानी अब 12,000 हो जाएंगे। तो ये शेतकरी, शेतकरी का मतलब होता है जो खेत में काम करता है। तो ये महाराष्ट्री भाषा में, मराठी में है, ये शेतकरी का मतलब होता है किसान। तो शेतकरी यानी खेत करने वाला, खेत, ऐसे याद रखना। किस राज्य की है? नमो शेतकरी महा सम्मान योजना, ऐसे पूछेंगे। तो शेतकरी मराठी भाषा का शब्द है, मराठी से महाराष्ट्र, इससे भी याद रख सकते हैं। महासम्मान है तो महाराष्ट्र से हुआ, ऐसे ट्रिक बना के याद कर लेना। फिर है जी, संस्कृत विद्वान वेद कुमारी कही का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें इनमें से किस काम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये उनको जो है संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज इनकी रचना है, संस्कृत लैंग्वेज। तो वेद कुमारी है, वेद लिखे गए थे संस्कृत में, और वेद कुमारी को संस्कृत लैंग्वेज के लिए दिया गया है। इनकी बाकी भी रचनाएं हैं। 1991 में संस्कृत भाषा इनकी रचना थी, आई थी, और 1996 में संस्कृत साहित्य का इतिहास आया था। रामायण भी इनके द्वारा, रामायण में कुछ जो है टिप्पणी टीकाएं की गई है, तो वो 2000 में आई थी, और 2003 में महाभारत और भगवद गीता 2005 में आई थी। तो ये याद रखना है, भगवत, अगर ये अलग अलग लिखा है तो ये भगवत गीता हो, ये साथ लिखना होता है तब आती है, तो तय का दय हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, ये था आज का जो है
पहला सेट था ये जुलाई मंथ का, 10 सेट लेके आऊंगा, ऐसे ही अच्छे से ट्रिक से पढ़ेंगे हम, याद हो जाएगा आपको, एग्जाम में क्लिक होगा। और जी बिल्कुल, मैं योर पेरेंट्स प्राउड। आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी जॉब लेंगे, तो जो सामाजिक फुलफिलमेंट होता है कि जॉब है, सरकारी है, इज्जत होती है परिवार की भी आपकी भी, तो वो आप करें। इसके लिए मेरी मनोकामनाएं हैं आपके साथ। तो आज इतना ही था, बाकी मिलते हैं कल। दूसरा, इसी का दूसरा सेट लेके आऊंगा मैं, उसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, तो उसके साथ मिलेंगे अब। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।